हेलो डियर, वेलकम करता हूं आप सभी को यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान में। तो जैसा कि आपको पता है कि पिछले 4 दिनों में हम 4 सब्जेक्ट का 3-3 क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट का कर चुके हैं लॉन्ग क्वेश्चन में। ठीक है, तो आप सभी को कुछ शॉर्ट क्वेश्चन भी चाहिए जो कि इम्पोर्टेंट है। तो आज जो है हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 1 और MSN यानी मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 2 के कुछ महत्वपूर्ण डिफरेंसेज के बारे में, यानी अंतर बताओ वाला क्वेश्चन के बारे में, जिसमें से आपको 2 टर्म देगा, कहेगा कि दोनों के बारे में अंतर बताइए, दोनों में क्या अंतर है बताइए। ऐसे ही जो है आप सभी से 5-6 दे देगा, कहेगा कि 3 का या 5 का इनमें से जवाब दीजिए, 3 या 5 का अंतर बताइए, और 10 नंबर के क्वेश्चन रहेगा। ठीक है ना, या 15 नंबर के भी रह सकता है। या ये तो हो गया कि क्वेश्चन पूछेगा डिफरेंस में तो बनाना है। अब मान गए इससे जो ये वीडियो हम देख रहे हैं, इस वीडियो से आपको बहुत सारे टर्म के बारे में पता चल जाएगा। जब आप 2 चीज़ों के बारे में आप डिफरेंस करेंगे, अंतर स्पष्ट करेंगे, तो उसमें तो दोनों के बारे में पता चलेगा ना। तो ऐसे ही जितना भी 2-2 टर्म देखेंगे जिसको आपस में हम लोग अंतर स्पष्ट करेंगे, तो हम लोग को जो है पता चलेगा उस दोनों टर्म के बारे में भी। तो इससे जो है आपका नॉलेज बढ़ेगा और एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा तो आप उसको बना पाएंगे। समझ गए? चलिए शुरू करते हैं। पहला जो हमारे सामने में क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन फर्स्ट ईयर में भी आता है और यहाँ भी है। ठीक है ना, आप जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इम्यूनिटी यानी प्रतिरक्षा या प्रतिरोधकता जो होता है वह कितने प्रकार के होता है, तो आप लोग जानते हैं। एक होता है आपका एक्टिव पैसिव और एक होता है आपका एक्टिव, एक होता है पैसिव। एक्टिव जो होता है सक्रिय होता है और जो पैसिव होता है यह निष्क्रिय प्रतिरोधकता होता है। दोनों के बारे में अंतर पूछेगा या दोनों के बारे में पूछ देगा सीधा कि इम्यूनिटी क्या होता है, इम्यूनिटी के कौन कौन से प्रकार है बताइए। तो जो है इस दोनों के बारे में भी आपको लिखना पड़ता है। समझ गए? चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे प्रश्न मेरे सामने इम्यूनिटी से रिलेटेड है, पैसिव और एक्टिव दोनों के बारे में हम लोग यहाँ पे एक्टिव और पैसिव के बारे में अंतर देखते हैं। देख लीजिए, इधर एक्टिव है सक्रिय और इधर निष्क्रिय है पैसिव वाला। इस प्रकार की इम्यूनिटी के उत्पन्न होने में समय लगता है। एक्टिव वाला जो होता है ना, अब जो इम्यूनिटी होता है शरीर में यह क्रिएट होता है, उत्पन्न होता है। समझ गए ना? तो ये जो एक्टिव वाला होता है इसके उत्पन्न होने में शरीर में समय लगता है, और ये जो पैसिव जो निष्क्रिय वाला इम्यूनिटी होता है यह जो है शरीर में तुरंत एक्टिव होता है। समझ गए ना? इसके उत्पादन में व्यक्ति का इम्यूनी तंत्र इम्यूनो सिस्टम सक्रिय रूप से भाग लेता है। जो पैसिव वाला होता है ना, जो एक्टिव वाला होता है, एक्टिव वाला जो इम्यूनिटी होता है या इसके निर्माण में जो है शरीर भाग लेता है, शरीर का जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है वह भाग लेता है। समझ गए ना? जबकि इसके निर्माण में निष्क्रिय वाला का निर्माण में जो निष्क्रिय वाला जो इम्यूनिटी का निर्माण होता है उसमें जो है शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम भाग नहीं लेता है। यह लंबी अवधि के लिए सुरक्षा प्रदान करता है। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो चीज़ धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ता है वह मजबूत और लंबे समय तक टिकाऊ होता है। तो उसी प्रकार से जो सक्रिय वाला होता है यह धीरे धीरे तो शरीर में उत्पन्न होता है, समय लगता है, इसमें शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम भाग लेता है, लेकिन यह जो है लंबे समय तक सुरक्षा भी प्रदान करता है। ठीक है, लेकिन ये जो निष्क्रिय इम्यूनिटी जो होता है यह तुलनात्मक रूप से इससे जो है कम समय के लिए सुरक्षा प्रदान करता है। समझ गए ना? चलिए, चौथा है यह अधिक प्रभावी होता है। जो चीज़ जो है बहुत कठिन से मिलता है, जो चीज़ बहुत मेहनत के बाद मिलता है, जिस चीज़ में बहुत समय लगता है, तो वो चीज़ जो है लंबे समय तक आगे चलता है और उसका प्रभाव भी अधिक होता है। तो उसी प्रकार से जो एक्टिव वाला इम्यूनिटी होता है यह अधिक प्रभावी होता है, और यह जो है पैसिव वाला, चूँकि यह जल्दी उत्पन्न होता है, जल्दी ख़त्म भी हो जाता है और यह सुरक्षा कम प्रदान करता है शरीर को, तो ये जो है कम प्रभावी होता है। समझ गए? चलिए, 4 पॉइंट अभी तक समझ लिए। चलिए, इसमें इम्यूनोलॉजिकल, देखिए इसमें इम्यूनोलॉजिकल स्मृति, इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी पाई जाती है। इसमें जो होता है एक्टिव वाला में, सक्रिय वाला में, इसमें इम्यूनोलॉजिकल स्मृति पाया जाता है, इसमें नहीं पाई जाती है। ठीक है ना? इस प्रकार की रोग प्रतिरोधकता इम्यूनो डिफिशियंट व्यक्ति में उत्पन्न नहीं होता है। ये जो प्रतिरोधकता इम्यूनिटी होता है जिसमें इम्यूनो क्षमता कमज़ोर होता है, वैसे व्यक्तियों में यह जो है उत्पन्न नहीं होता है। जिसका इम्यूनिटी उत्पन्न करने वाला क्षमता ही कमज़ोर होगा, इम्यूनो डिफिशियंट होगा, मतलब उसका प्रतिरोधकता क्षमता कम होगा, तो उसमें इम्यूनिटी कहाँ से प्राप्त कर लेगा? नहीं करेगा उत्पन्न। तो ये चीज़ें हैं। इस प्रकार के रोग प्रतिरोधकता इम्यूनो डिफिशियंटी व्यक्ति में भी उत्पन्न हो सकती है। चूँकि यह इंजेक्शन वगैरह जो वैक्सीन वगैरह लगता है ना किसी बीमारी के प्रति एक्टिव करने के लिए, शरीर में इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, तो ये जो है यह
पैसिव होता है, जैसे किसी को इंजेक्शन इम्यूनिटी वाला दिया जाएगा या कोई दवाई वगैरह, और उसका शरीर का जो है अचानक से उसका शरीर का इम्यूनिटी क्षमता जो है बढ़ जाएगा और वह जल्दी जल्दी जो है काम करने लगेगा और अपना काम करके जल्दी जल्दी वह ख़त्म भी होने लगेगा। तो ये वाला जो है पैसिव वाला होता है, ठीक है ना। तो इसमें जो इम्यूनो डिफिशियंट जो होता है, प्रतिरोधकता जो क्षमता होता है, प्रतिरक्षा जो क्षमता होता है, यह जो है किसी भी व्यक्ति में उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि एक इंजेक्शन ठोकेगा वैक्सीन का या जो भी चीज़ का इम्यूनो का, और उसमें जो है उत्पन्न हो जाएगा। लेकिन इसमें तो भाई यह प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होता है, तो ये कैसे जो है व्यक्ति का उत्पन्न कर पाएगा अगर जिसमें इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर होगा तो। समझ गए ना। चलिए, इसमें ह्यूमरल तथा कोशिकीय दोनों प्रकार की इम्यूनिटी शामिल होती है। इसमें ह्यूमरल तथा सेलुलर दोनों प्रकार की इम्यूनिटी शामिल होती है, जबकि इसमें केवल ह्यूमरल प्रकार की इम्यूनिटी शामिल होती है। चीज़ें याद रखिएगा, क्लियर है डिफरेंस में। इसमें ह्यूमरल और सेलुलर दोनों होता है, इसमें सिर्फ ह्यूमरल होता है। समझ गए ना। यह निम्न प्रकार से उत्पन्न हो सकता है, यह जो है निम्न प्रकार से उत्पन्न हो सकता है। अब देखिए कहाँ कहाँ से उत्पन्न हो सकता है, देख लीजिए। किसी क्लिनिकल या सब क्लिनिकल संक्रमण के बाद उस विशिष्ट संक्रमण के विरुद्ध, ठीक है, टीकाकरण के पश्चात। ये जो एक्टिव वाला होता है, यह जो है व्यक्ति में कोई भी संक्रमण लगता है, ठीक है ना, संक्रमण हुआ, उस संक्रमण के बाद जो है व्यक्ति में क्या होता है कि कोई जो उसका शरीर का जो प्रतिरक्षा एक्टिव होता है संक्रमण होने के बाद, तो यहाँ से जो है ये जो है उत्पन्न होगा, या फिर कोई टीकाकरण वैक्सीनेशन किया जाएगा तो उसके बाद जो है ये उत्पन्न होता है, ठीक है। ये देखिए, यह गर्भवती माता प्रेग्नेंट से उसके गर्भस्थ शिशु में एंटीबॉडीज के स्थानांतरण, ये जो आपका इम्यूनिटी होता है, जैसे गर्भ में पल रहे बच्चा को सारा चीज़ें उसके माँ से मिलता है, तो उसके माँ से सारा चीज़ें मिलता है, तो उसी प्रकार से एंटीबॉडीज भी जो ट्रांसफ़र होता है बच्चा में, वह माँ से ही होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से मिलता है इम्यूनिटी। कोलोस्ट्रम दूध पिलाने से नवजात में, मतलब कोलोस्ट्रम मिल्क जो होता है माँ के, वो जो है बच्चे को पिलाने से मिलता है इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी। एंटी सीरम एटीएस का इंजेक्शन लगाने के बाद टिटनस के विरुद्ध ये काम करता है। तो ये सब जो होता है, ये सब जो होता है ना, ये सब अचानक प्रभावित करता है व्यक्ति को, अचानक जो है अपना असर दिखाता है, लेकिन कम समय में समाप्त भी हो जाता है। बट ये वाला जो होता है लंबे समय तक चलता है और लंबे समय तक जो है ये बने रहता है, चूँकि यह धीरे धीरे इसका प्रभाव उत्पन्न होता है, ठीक है ना। समझ गए एक्टिव पैसिव में अंतर। चलिए, अब यहाँ पे आप सभी के सामने है बहुत शानदार प्रश्न है। प्रश्न क्या है, ड्यूडिनल अल्सर और गैस्ट्रिक अल्सर में अंतर बताइए। देखिए, आप लोग को पता है कि अल्सर दो प्रकार के जो होते हैं, वो एक ड्यूडिनल अल्सर और एक गैस्ट्रिक अल्सर होता है, ठीक है। तो इस दोनों में आप सभी से जो है अंतर पूछेगा, तो आप लोग को बताना पड़ेगा कि ड्यूडिनल अल्सर और गैस्ट्रिक अल्सर में अंतर बताइए। या फिर आप सभी से अगर ड्यूडिनल अल्सर के बारे में पूछ लेगा या फिर एक अलग गैस्ट्रिक अल्सर के बारे में पूछ लेगा, तो आप ड्यूडिनल अल्सर के बारे में भी जान जाएंगे यहाँ से, और गैस्ट्रिक अल्सर के भी बारे में जान जाएंगे, ठीक है। तो देख लीजिए दोनों में अंतर क्या होता है। इसमें खाली पेट रहने पर दर्द होता है, जिसका ड्यूडेनम अल्सर होता है ना, उसमें खाली पेट रहने पर दर्द होता है। जिसको गैस्ट्रिक अल्सर होता है उसमें भरे हुए पेट में दर्द होता है, क्योंकि खाने के बाद गैस बनने लगता है और गैस बनने से दर्द होता है। तो गैस्ट्रिक अल्सर खाने के बाद यानी भरे हुए पेट में दर्द होता है। वहीं पर बात किया जाए ड्यूडेनम अल्सर जब होता है पेट खाली रहने पर होता है। समझ गए ना। चलिए, इसमें राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में टेंडरनेस पाई जाती है, समझ गया ना, जबकि इसमें एपिगैस्ट्रियम की मिडिल में टेंडरनेस पाई जाती है। गैस्ट्रिक और ड्यूडेनल में अंतर क्या है कि जो ड्यूडेनम अल्सर होता है ना, तो उसके राइट साइड में जो हाइपोकॉन्ड्रियम होता है उसमें टेंडरनेस पाया जाता है, ठीक है। लेकिन ये जो एपिगैस्ट्रियम होता है, इसमें एपिगैस्ट्रियम के मिडल भाग में टेंडरनेस पाई जाती है। दोनों में क्लियर है, समझ गए। इसमें उल्टी अनुपस्थित होता है। जिसको ड्यूडेनम अल्सर होता है ना, उसमें वोमिटिंग नहीं होता है, वोमिटिंग अब्सेंस होता है, ठीक है ना। इसमें गैस्ट्रिक अल्सर वाला में चूँकि एक प्रकार से समझने का तरीका है कि कोई व्यक्ति खाता है, ज़्यादा खा लेगा तो उसे अपच हो जाता है, गैस बन जाता है। तो उसी हिसाब से समझिएगा कि कोई व्यक्ति गैस्ट्रिक अल्सर यानी गैस कब बनता है, खाने के बाद। तो खाना अगर रहेगा गैस बनेगा तो वोमिटिंग होगा, पेट में दर्द होगा खाने के बाद, ठीक है ना। तो ये सब गैस्ट्रिक अल्सर होता है, ठीक है। लेकिन भूखे पेट में अगर दर्द होगा तो वह ड्यूडेनम अल्सर होता है, ठीक है। इसमें उल्टी अनुपस्थित होता है चूँकि खाना है ही नहीं, ठीक है ना। इसमें एसिड रिक्रिएशन अधिक होता है। जो ड्यूडेनम अल्सर होता है इसमें जो अम्लता जो रिक्रिएशन जो अम्ल का क्रिएशन होता है वह अधिक होता है। यहाँ एसिड रिक्रिएशन सामान्य से कम होता है। अब जब एसिड रिक्रिएशन सामान्य से कम होता है तो भोजन में जो अम्लता होता है वह अम्ल न होने से भोजन नहीं पच पाता है, समझ गया ना, जिसके कारण उसे गैस बनता है, वोमिटिंग होता है, उल्टी पेट दर्द होता है, ठीक है ना।
समझ गए। इसमें वेट लॉस नहीं होता है, क्योंकि इसमें भोजन है ही नहीं तो उल्टी होगा ही नहीं, तो वेट लॉस इसमें नहीं होता है। समझ गए। इसमें वेट लॉस होता है क्योंकि खाने के बाद खाना पचता नहीं है, उल्टी कर देगा, पेट दर्द होता है, तो ऐसे में उसका वेट लॉस होता है। समझ गए ना। किसमें? गैस्ट्रिक अल्सर में। इसमें दर्द एंटासिड प्रभावी होते हैं। ड्यूडेनम अल्सर में जो है क्या करता है कि वेट लॉस नहीं होता है, और इसमें जो दर्द होता है वो एंटासिड प्रभावी होता है इसके लिए। ठीक है। इसमें एंटासिड अप्रभावी होता है। जिसको गैस्ट्रिक अल्सर होता है ना, उसमें एंटासिड अप्रभावी होता है, मतलब इफेक्टफुल नहीं होता है। समझ रहे हैं। यहाँ पेन फूड रिलीफ पैटर्न पाया जाता है, अर्थात खाना खाने के बाद दर्द ठीक हो जाता है। जिसको ड्यूडेनम अल्सर होता है ना, उसमें जो है एंटासिड प्रभावी तो होता ही है, साथ ही खाना खाने के बाद ये जो ड्यूडेनल अल्सर है यह सही हो जाता है। मतलब इसमें पेन जो है फूड रिलीफ पैटर्न होता है कि भोजन करने के बाद पेन आराम हो जाता है। ठीक है। यहाँ फूड पेन पैटर्न पाया जाता है। ठीक है ना। यहाँ फूड पेन पैटर्न पाया जाता है, जबकि यहाँ पे फूड पेन रिलीफ पैटर्न था, जबकि यहाँ पे फूड पेन पैटर्न है, अर्थात खाना खाने के बाद दर्द होता है। खाना खाने के बाद दर्द होता है कि खाना खाने के बाद गैस होगा, उल्टी होगा, एसिड रिक्रिएशन कम होगा, वेट लॉस होता है, एंटासिड अप्रभावित होता है, जिससे उसे भोजन करने के बाद दर्द होता है। समझ गए। इसमें मल में रक्तस्राव उपस्थित होता है, क्योंकि अगर पेट खाली पेट है और एक गैस अगर अल्सर हुआ है तो इसमें मल में जो है क्या होगा, रक्त आएगा ड्यूडेनल अल्सर से। ठीक है ना। लेकिन ये जो गैस्ट्रिक अल्सर होता है तो इसमें जो है हेमेटोमेसिस यानी खून की उल्टी के रूप में होता है। समझ गए ना। खून के उल्टी होता है तो उसे हेमेटोमेसिस कहते हैं। समझ गए। और इसमें जो है उल्टी खून का होता है। समझ गए। जबकि इसमें मल जो है, मल से क्या होता है, आपका रक्त आता है। तो दोनों समझ गए। दोनों समझ गए ना। सीधा सी बात है कि ये सारा प्रॉब्लम इसमें खाली पेट में रहने पर होता है ड्यूडेनम अल्सर में, जबकि गैस्ट्रिक अल्सर में खाने के बाद प्रॉब्लम होता है, जैसे पेट दर्द होना, उल्टी होना, एसिड का कम बनना, वेट लॉस होना, एंटासिड अप्रभावित होना, फूड पैटर्न पाया जाता है। समझ गए ना। फूड पेन पैटर्न पाया जाता है, खाने के बाद दर्द होता है गैस्ट्रिक अल्सर में, खून का उल्टी होता है। जबकि ड्यूडेनम अल्सर में भोजन से पहले भोजन खाली पेट में दर्द होता है, खाली पेट का प्रॉब्लम होता है। तो जैसे खाली पेट रहने पर दर्द होता है, राइट साइड के हाइपोकॉन्ड्रियम में टेंडरनेस होता है, उल्टी अनुपस्थित होता है, एसिड अधिक बनता है, वेट लॉस नहीं होता है, एंटासिड प्रभावी होता है, पेन फूड रिलीफ पैटर्न होता है, यानी खाना खाने के बाद पेन ठीक हो जाता है, मल में रक्तस्राव आता है, और यहाँ पे खून का वोमिटिंग होता है। समझ गए। दोनों समझ गए, ड्यूडेनम और गैस्ट्रिक। समझ गए। चलिए पहला यहाँ पे, अब यहाँ पे दूसरा हम लोग देखते हैं टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस। समझ गए ना। देखिए बहुत आसान है, इधर टाइप 1 है, इधर टाइप 2 है। समझ गए। चलिए यह एक ऑटोइम्यूनी रोग है। ये कौन सा रोग है? ऑटोइम्यून रोग है। ओके। यह एक मेटाबॉलिक अवस्था है। मेटाबॉलिक अवस्था का मतलब होता है कि चयापचय क्रिया सही से नहीं होने के कारण हमारा जो कोशिका होता है वह इंसुलिन का जो है सही से उपयोग नहीं कर पाता है। समझ गए ना। तो ये टाइप 2 होता है। टाइप 1 है जो ऑटोइम्यून रोग होता है। समझ गए ना। इसमें पेंक्रियाज इंसुलिन का उत्पादन बिल्कुल नहीं करता है। समझ गए ना। इसमें टाइप 1 वाला में जो होता है यह पेंक्रियाज जो है यहाँ पे प्रभावित होता है। इसमें पेंक्रियाज ठीक होता है, इसमें इंसुलिन का भी निर्माण सही होता है, बट शरीर के जो सेल होता है कोशिका, वही जो है इंसुलिन का सही से उपभोग नहीं कर पाता है, जिसके कारण जो है पर्याप्त मात्रा में शरीर में इंसुलिन जो है नहीं मिलने के कारण कोशिका को वह जो है ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाता है। तो ये टाइप 2 होता है। लेकिन टाइप 1 वाला जो होता है यहाँ पे क्या होता है कि पेंक्रियाज जो है इंसुलिन का उत्पादन ही नहीं कर पाता है। टाइप 1 मधुमेह की रोकथाम नहीं की जा सकती है। टाइप 1 वाला जो मधुमेह होता है इसका रोकथाम नहीं किया जा सकता है। ठीक है। देखिए इसमें पेंक्रियाज इंसुलिन का उत्पादन करती है लेकिन कम मात्रा में। ठीक है। तीसरा देखिएगा, व्यायाम, क्रियाशील दिनचर्या व संतुलित आहार द्वारा टाइप 2 मधुमेह की रोकथाम संभव है। जिसको टाइप 2 होता है ना, उसमें जो है क्रियाशील व्यायाम, शरीर के संतुलन, आहार, ये सब में जो है दिनचर्या में बदलाव से जो है रोकथाम हो सकता है, संभव है। लेकिन टाइप 1 वाले को जो है रोकथाम नहीं किया जा सकता है। समझ गए चीज़ को। चलिए उसके बाद यहाँ पे देखिए, इसका उपचार सिर्फ इंसुलिन इंजेक्शन द्वारा किया जा सकता है, किसी भी प्रकार के व्यायाम, आहार द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। जिसको टाइप 1 होता है उसमें इंसुलिन बिल्कुल ही नहीं बनता है। अब इंसुलिन बिल्कुल नहीं बनता है तो मतलब इंसुलिन तो शरीर को चाहिए ही नहीं। इंसुलिन मिलेगा तो क्या होगा कि ग्लूकोज की मात्रा शरीर में बढ़ जाएगा और फिर व्यक्ति में डायबिटीज़ हो जाएगा। तो टाइप 1 वाला में
चूँकि पैंक्रियाज काम नहीं करता है, इंसुलिन सीक्रेट होता नहीं है, तो ऐसे अवस्था में इंसुलिन का इंजेक्शन ही एकमात्र उपाय होता है टाइप 1 के रोकथाम के। इसमें कोई जो है खान पान और कुछ जो है इसमें काम नहीं करता है टाइप 1 वाला में, समझ गए ना। ज़्यादातर लोगों में टाइप 2 ही होता है, समझ गए। इसका उपचार औषधि इंसुलिन इंजेक्शन द्वारा की जाती है। इसका जो है उपचार औषधि और इंसुलिन इंजेक्शन द्वारा की जाती है। संतुलित आहार, योगा, व्यायाम व दैनिक क्रियाओं में परिवर्तन द्वारा इस मधुमेह को नियंत्रित किया जा सकता है। इसीलिए आमतौर पर देखते होइएगा कि जो डायबिटीज़ का पेशेंट होता है वो जो है जब तक दवाई खाते रहता है, से एक्सरसाइज व्यायाम वगैरह करेगा तो बिल्कुल ठीक रहता है उसका चीनी का लेवल, ठीक है ना। तो ये जो है टाइप 2 होता है। इसमें जुवेनाइल डायबिटीज़ भी कहते हैं क्योंकि यह अधिकांश बच्चे में होता है। अब देखिए ये जो होता है ना टाइप 1 जो होता है जुवेनाइल यानी शिशु मधुमेह रोग इसे कहा जाता है, क्योंकि यह बच्चे में अधिक होने का संभावना होता है, क्योंकि बच्चे में जो है पैंक्रियाज काम नहीं करता है और वहाँ पे इंसुलिन का सिक्रेशन नहीं हो पाता है, जिसके कारण बच्चे में डायबिटीज़ हो जाता है, समझ गए ना। पाँचवा देखिएगा, इसे एडल्ट डायबिटीज़ भी कहते हैं, वयस्क, क्योंकि यह अधिकांश वयस्क लोगों में ही होता है। तो टाइप 1 समझ गए, टाइप 2 समझ गए ना। चलिए अब यहाँ पे एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, डायबिटिक कोमा एवं इंसुलिन कोमा में अंतर बताइए। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि डायबिटिक कोमा क्या होता है और इंसुलिन कोमा क्या होता है। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। एक साइड है डायबिटिक कोमा, इस साइड है, और इस साइड है इंसुलिन कोमा, समझ गए ना। चलिए, ब्लड शुगर लेवल के बढ़ने से जो कोमा की स्थिति उत्पन्न होती है उसे डायबिटिक कोमा कहते हैं। अब आप लोग को पता होगा कि डायबिटीज़ कब होता है, जब शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ता है, यूरिन के द्वारा ग्लूकोज निकलने लगे, मतलब डायबिटीज़ है। तो उसी प्रकार से जब ब्लड में शुगर लेवल ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है तो उसे हम लोग डायबिटिक कोमा कहते हैं, समझ गए। ये समझ गए पहला पॉइंट। दूसरा है इंसुलिन कोमा। इंसुलिन कोमा है ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल स्तर से नीचे चले जाने से जो स्थिति उत्पन्न होता है उसे इंसुलिन कोमा कहते हैं। मतलब सीधा समझिए, डायबिटिक कोमा कब होता है, जब व्यक्ति का ब्लड पे शुगर लेवल हाई हो जाता है, बढ़ जाता है, तो डायबिटिक कोमा होता है। इंसुलिन कोमा जब होता है जब शरीर में ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल से नीचे चला जाता है, तो जो है इंसुलिन कोमा होता है। बिल्कुल आसान है कि अगर शुगर लेवल बढ़ जाएगा तो डायबिटिक कोमा, अगर नॉर्मल से कम जाएगा ब्लड शुगर लेवल तो इंसुलिन कोमा, समझ गए। इसमें मुंह सूख ड्राई जाता है, इसमें जो मुंह है सूख जाता है, जिसको डायबिटिक कोमा होता है, यानी शुगर लेवल बढ़ जाता है तो मुंह जो है ड्राई हो जाता है, सूखने लगता है, ठीक है ना, कंठ सूखने लगता है, बार बार प्यास आने लगेगा। इसमें पैर की उंगली, मुंह एवं हाथ की उंगलियों में जो है नंबनेस हो जाता है, समझ गए ना। इसमें जो आपका होता है ये जो दूसरा वाला है ना कि पैर, उंगली, मुंह एवं हाथ की उंगलियों में नंबनेस, क्या चीज़, नंबनेस हो जाती है, समझ गए, जबकि इसमें ड्राइनेस हो जाता है, समझ गए। इसमें त्वचा शुष्क हो जाती है, इसमें जो त्वचा होता है डायबिटिक कोमा में शुगर लेवल बढ़ने से त्वचा शुष्क ड्राई हो जाती है, समझ गए। इसमें त्वचा ठंडी और क्लेमी हो जाती है, इसमें जो ठंडा त्वचा होता है वह ठंडी और क्लेमी हो जाती है, समझ गए। इसमें सीरम ग्लूकोज लेवल 300 mg/dl से अधिक हो जाता है। अब देखिए, जिसको शरीर में ग्लूकोज लेवल अगर फास्टिंग में 120 से अधिक हो रहा है, खाना खाने के बाद 150 से अधिक हो रहा है, तो यह ग्लूकोज को क्या करता है, डायबिटीज़ को संकेत करता है कि फास्टिंग में 120 से अधिक है और भोजन के बाद 150 से अधिक हो रहा है, तो मतलब डायबिटीज़ का ये नॉर्मल पॉइंट होता है, समझ गए ना। लेकिन अगर ये डायबिटीज़ 300 से अधिक हो जाए लेवल, तो समझ जाइएगा कि यह डायबिटीज़ कोमा है, मतलब इमरजेंसी का हालात है, समझ गए। इस कंडीशन में मुंह हाथ जो है सूखने लगता है, त्वचा झुर्रीदार ड्राई होने लगेगा, समझ गए। शरीर में निर्जलीकरण का स्थिति होने लगता है, शरीर में जो है उल्टी, पेट में दर्द, रक्तचाप बढ़ जाएगा, नाड़ी धड़कन तेज हो जाएगा जब ब्लड शुगर लेवल 300 से अधिक हो जाएगा तो, और इसे ही हम लोग डायबिटिक कोमा कहते हैं, समझ गए ना। चलिए, इंसुलिन कोमा में क्या होता है कि चूँकि ब्लड शुगर लेवल कमने से होता है, तो ब्लड ग्लूकोज जो लेवल है वह इतना ना ज़्यादा कम जाता है कि जो 50 mg/dl से कम हो जाता है, जिसके कारण शरीर में
भूख जो है, इसके लक्षण भूख लगना, धड़कन तेज होना, सिर दर्द, चिंता, ऐंठन, रक्तचाप, तेज नाड़ी दर, सफ़ेद व गीली त्वचा और मूर्छा आदि आ सकता है इंसुलिन कोमा होने से। बहुत सारा लक्षण कॉमन है, बहुत सारा लक्षण अलग है। और इंसुलिन कोमा में क्या होता है, व्यक्ति को कमजोरी महसूस ये सब वगैरह होने लगता है, समझ गए। भूख ज़्यादा लगने लगेगा, तेज धड़कन, सिर दर्द, ऐंठन, रक्तचाप, समझ गए, तेज नाड़ी दर, सफ़ेद गीली त्वचा हो जाएगा, मूर्छा आ जाएगा। तो ये इंसुलिन कोमा और डायबिटिक कोमा के बारे में समझ गए। चलिए, ये बढ़ने से होता है और ये घटने से होता है, दोनों के बारे में समझ गए। और नॉर्मल सी चीज़ें हैं, डायबिटीज़ अगर ज़्यादा होगा बेचैनी होगा, मुंह हाथ सूखने लगेगा, जो है त्वचा जो है ड्राइनेस हो जाएगा, पेट दर्द, उल्टी के मन, शुष्क त्वचा, कम रक्तचाप कम जाएगा। जब डायबिटीज कोमा होता है, समझ गए ना, चीनी का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो ब्लड प्रेशर जो होता है कम जाता है, नाड़ी दर तेज हो जाती है, समझ गए ना। उसी प्रकार से अगर इंसुलिन कोमा होता है, जिसको इंसुलिन बहुत ज़्यादा कम जाता है, तो उसमें ब्लड प्रेशर जो होता है बढ़ जाता है, नाड़ी दर तेज हो जाता है, त्वचा गीली, मूर्छा हो जाता है व्यक्ति, ऐंठन और चिंता होने लगता है। तो यह दोनों जो है आप लोग समझ गए ना। चलिए, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखने वाला है। एक है गैस्ट्राइटिस और एक है कोलाइटिस। आप लोग को पहले ही मैं बता चुका हूँ कि कोलाइटिस जो होता है यह कोलोन में छाला पड़ने से होता है, समझ गए ना। कोलोन में बड़ी आंत में होने वाला एक रोग होता है, जिसमें पेट दर्द के साथ साथ कोलोन का जो भाग है बड़ी आंत का, उसमें जो है छल्ला हो जाता है, उसमें जो है लालीपन, सूजन आ जाता है, समझ गए, तो वही कोलाइटिस होता है। गैस्ट्राइटिस जो होता है यह एक पेट का प्रॉब्लम है, जो पेट में म्यूकस मेम्ब्रेन है, श्लेष्मक जो झिल्ली होता है पेट का, उसमें जो है म्यूकोसा में सूजन आ जाता है, उसमें जो है छल्ला पड़ जाता है, समझ गए ना, छल्ला मीन्स अल्सर, समझ गए। तो ये जो है गैस्ट्राइटिस और कोलाइटिस होता है। देख लीजिए, गैस्ट्राइटिस है, कोलाइटिस है, समझ गए। गैस्ट्राइटिस यह आमाशय के सूजन का एक रोग है, जिसमें आमाशय के म्यूकोसा में सूजन हो जाता है, अल्सर छल्ला हो जाता है, समझ गए। कोलाइटिस यह बड़ी आंत का एक सूजन का रोग है, जिसमें बड़ी आंत में छल्ला के साथ साथ सूजन हो जाता है, ठीक है। चलिए, जी मिचलना, पेट फूलना, उल्टी होना इसके मुख्य लक्षण है। मतलब जिसको अगर पेट में प्रॉब्लम होता है, गैस्ट्राइटिस जिसको होता है, उसका जी मचलेगा, नौसिया, पेट फूलेगा मीन्स अफरा, उल्टी होना इसके मुख्य लक्षण है, ओके। जबकि किसी को बड़ी आंत में प्रॉब्लम होगा, कोलाइटिस होगा, तो उसके उदर में ऐंठन होगा, एस्पार्मिजी, समझ गए, दर्द व अतिसार इसके मुख्य लक्षण है, मतलब डायरिया इसके मुख्य लक्षण है, समझ गए ना। मतलब बड़ी आंत का जो फंक्शन है, जल का अब्सॉर्प्शन करना, मल को निकालना, समझ गए ना, तो ये सब जो है प्रभावित होगा, समझ गए। उसके बाद है तीसरा है गैस्ट्राइटिस, स्टेफाइलोकोकस जीवाणु, धूम्रपान, शराब का अधिक सेवन व एनसैड का अधिक उपयोग करना है। एनसैड नॉन स्टेरॉयड, समझ गए ना, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, समझ गए। तो इसके लेने से जो है दर्द होता है, समझ गए। स्टेफाइलोकोकस जीवाणु, धूम्रपान, शराब के सेवन करने से गैस्ट्राइटिस होता है। उसके बाद सिंघेला या सल्मोनेला जीवाणु इसके मुख्य कारण होते हैं। कोलाइटिस यानी बड़ी आंत के समस्या होने का सबसे बड़ा जो मुख्य कारण है वो है सिगेला और सल्मोनेला जीवाणु, समझ गए। इसका स्टेफाइलोकोकस जीवाणु और इसका सिंगला सल्मोना जीवाणु, समझ गए ना। इसको एक दो बार देखिएगा तो याद हो जाएगा, जो चीज़ें कठिन लगे उसको पर नज़र गड़ाए रहे और 2-3 बार देखें, समझ गए। चलिए, अब हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कि रक्त की उल्टी एवं रक्त निष्कीवन अंतर क्या है, मतलब हेमेटमेसिस और हेमोप्टेसिस क्या होता है। देखिए, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, हेमेटमेसिस जो होता है यह उल्टी जब होगा तो रक्त आएगा, लेकिन हेमोप्टेसिस जो होता है, रक्त निष्कीवन जो होता है, हेमोप्टेसिस, तो इसमें बलगम जो होता है, थूक जो होता है या जो कफ होता है उसके साथ में रक्त आता है, तो उसे हेमोप्टेसिस कहते हैं, जो कि टीबी वाले पेशेंट में ज़्यादा आता है, समझ गए ना। चलिए, जबकि रक्त का उल्टी अभी हम लोग ऊपर देखे हैं, ऊपर हम लोग देखे हैं ना कि रक्त के उल्टी जो होता है वह किस में होता है, पेप्टिकल, अभी हम लोग देखे हैं ना ड्यूडेनम अल्सर और गैस्ट्रिक अल्सर, देखे हैं ना, तो वही चीज़ें हैं। इसमें उल्टी में रक्त पाया जाता है, इसमें खांसने पर बलगम में रक्त पाया जाता है, जो कि अभी बताए हैं। रक्त गहरा व भोजन मिश्रित होता है, वह उल्टी के साथ बाहर आता है। अब चूंकि उल्टी में रक्त आता है तो उल्टी तो खाली होता नहीं है, उसमें जल होता है, मिश्रित भोजन सब होता है और उसके साथ में उसमें रक्त आता है, समझ गए। इसमें देखिए, रक्त चमकीला होता है, लाल होता है, जो खांसी के साथ बाहर आता है, ठीक है। एक बार में पूरी उल्टी ऊपर आ जाती है या कई बार में इसकी अधिक मात्रा निकलती है, ठीक है ना। रक्त की उल्टी हेमेटमेसिस में होता है कि या तो एक बार में ही उल्टी पूरा बाहर आ जाएगा या फिर धीरे धीरे करके बाहर निकलेगा, जो कि ब्लड वाला होगा, ठीक है। कई दिनों तक थूक व बलगम में रक्त आते रहता है,
समझ गए ना। इसमें जो भी जब भी ये प्रॉब्लम होता है हेमोप्टेसिस का, तो इसमें जो बार बार जो है थूक और बलगम के साथ जो है रक्त आएगा। समझ गए ना। अपच, पेप्टिक अल्सर अथवा आमाशय के अन्य रोग इसका कारण हो सकता है। अब उल्टी के साथ रक्त आने का क्या कारण है? इंडाइजेस, अपच, पेप्टिक अल्सर जो कि ऊपर देखे हैं, आमाशय के कोई प्रॉब्लम, इसका जो है मेन कारण होता है जो कि उल्टी होता है। और फिर उसमें खाना के साथ में, मिश्रित भोजन के साथ में रक्त में उल्टी प्रेजेंट रहता है। समझ गए ना। तो ये आपका रक्त की उल्टी होता है। समझ गए। जबकि ये जो होता है हेमोप्टेसिस, बलगम या थूक में रक्त आना, क्षय रोग, टीबी होगा या फिर कैंसर या फिर ब्रोंकाइटिस, इसके मुख्य कारण हो सकते हैं। तो ये जो है जिसको टीबी रहता है, कैंसर, ब्रोंकाइटिस, तो उसको ये बलगम का टेस्ट कराया जाता है। समझ गए ना। या फिर जिसको बलगम या थूक में रक्त आए तो उसको इसमें से कोई भी एक टेस्ट, ज़्यादातर टीबी का ही टेस्ट कराया जाता है। ठीक है। तो ये आपका हेमोटेमेसिस और हेमेटोटाइसिस हो गया। समझ गए। चलिए, रक्त की उल्टी और रक्त निष्क्रियण में अंतर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। बहुत शानदार प्रश्न है। गुहा भेदन एवं वक्ष भेदन में अंतर बताइए। पैरासेंटेसिस और थोरासेंटेसिस। समझ गए ना। थोरासेंटेसिस और पैरासेंटेसिस में क्या अंतर है बताइए। एब्डोमिनल पैरासेंटेसिस उदरीय गुहा भेदन एवं वक्ष भेदन मतलब थोरासेंटेसिस। समझ गए ना। तो इस दोनों में हम लोग चलिए देखते हैं कि एब्डोमिनल पैरासेंटेसिस क्या है और थोरासेंटेसिस में अंतर क्या है। ओके, देखिए इस विधि के अंतर्गत सख्त विसंक्रमित तकनीक के साथ जो है उदरीय भित्ति से होते हुए सुई पेरिटोनियल गुहा, समझ गए ना, पेरिटोनियल कैविटी में प्रविष्ट कराई जाती है एवं पेरिटोनियल द्रव फ्लूइड को बाहर निकाला जाता है। अभी क्या समझे आप लोग? एब्डोमिनल पैरासेंटेसिस, वक्ष भेदन, उदरीय वक्ष भेदन। वक्ष भेदन मतलब समझ रहे हैं ना, यह उदरीय भेदन है और ये वक्ष भेदन है। इसमें चेस्ट में जो है क्या किया जाता है, जो छाती का वाल होता है उसमें इंजेक्शन प्रविष्ट कराया जाता है अंदर प्लूरल कैविटी में जो है इंजेक्ट करने के लिए, और वहाँ से कोई द्रव वगैरह या पस वगैरह निकालने के लिए जो प्लूरल कैविटी में जमा हो, तो वो थोरासेंटेसिस होता है। लेकिन उदरीय गुहा में अगर इंजेक्ट किया जाता हो, एब्डोमिनल पार उदरीय भित्ति को पार करते हुए इंजेक्शन जो प्रविष्ट कराया जाता है वह पेरिटोनियल कैविटी में प्रवेश कराया जाता है उदरीय भित्ति से होते हुए। समझ गए ना। और वहाँ से पेरिटोनियल कैविटी से पेरिटोनियल फ्लूइड को निकालने के लिए ये जो है आपका पैरासेंटेसिस किया जाता है। समझ गए ना। पी फॉर पारा और पी फॉर पेरिटोनियल, यानी पेरिटोनियल कैविटी में उदरीय भित्ति से होते हुए इंजेक्शन लगाने को जो है हम लोग पैरासेंटेसिस, एब्डोमिनल पैरासेंटेसिस कहते हैं, जहां से पेरिटोनियल कैविटी से पेरिटोनियम फ्लूइड निकाला जाता है। समझ गए, इंजेक्शन के द्वारा। थोरासेंटेसिस का मतलब क्या है कि इस प्रक्रिया में जो छाती का वाल्व है, जो भित्ति है, वक्ष, चेस्ट या वक्ष, छाती या वक्ष वही होता है, उस वक्ष भित्ति या छाती के भित्ति से होते हुए प्लूरल गुहा, प्लूरल कैविटी में एक सुई प्रविष्ट कराया जाता है, इंटर कराई जाती है, और वहाँ से प्लूरल कैविटी से द्रव, वायु या पस को बाहर निकाला जाता है। तो ये वक्ष भेदन, दोनों में अंतर हो गया। समझ गए। इस विधि का उपयोग एसाइटिस में उपचारात्मक रूप से किया जाता है। एसाइटिस मतलब पेट में पानी जिसको अगर भर जाता है तो उसको यही पेरिटोनियल कैविटी से जो है उसको क्या किया जाता है, इंजेक्शन लगाकर और पेरिटोनियल फ्लूइड को निकाला जाता है, जिसको पेट में उदरीय गुहा में पानी भर जाता है तो उसको ये एब्डोमिनल पैरासेंटेसिस ही किया जाता है। समझ गए ना। थोरासेंटेसिस उसके लिए किया जाता है, समझ गए। थोरासेंटेसिस जो है जिनको प्लूरल कैविटी में पानी भर गया हो, पस भर गया हो, वायु भर गया हो फेफड़ा में, तो वहाँ से ये निकालने के लिए या फिर निदानिक डायग्नोसिस के लिए भी ये निकाला जाता है। ठीक है। इंट्रा एब्डोमिनल दबाव को कम करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। पेट के दबाव को अंदर से कम करने के लिए भी इस उदरीय गुहा में इंजेक्शन को लगाया जाता है। समझ गए। चलिए यहाँ पे देखिए, इसका उपयोग प्लूरल कैविटी में द्रव, पस व वायु, ठीक है ना, भर जाने पर फेफड़े व अन्य रोगों के निदान हेतु इसका किया जाता है, जो कि मैं बता चुका हूँ। तो एब्डोमिनल पैरासेंटेसिस और वक्ष भेदन दोनों समझ गए। चलिए अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिए, एक है आपका हाइपोवोलेमिया और एक है हाइपरवोलेमिया। मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ, अगर मेडिकल टर्म में अगर कहीं भी हाइपो लगा देखे मतलब कम, हाइपर लगा देखे तो अत्यधिक। समझ गए। तो यहाँ पे हाइपोवोलेमिया, और वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, आयतन। आयतन में क्या होता है, तो कोई भी चीज़ होता है द्रव वाला, वही ना आयतन को घेरेगा। तो ये हाइपोवोलेमिया है और ये हाइपरवोलेमिया है।
हाइपोवोलेमिया का मतलब होता है कि शरीर से तरल पदार्थों का बहुत ज़्यादा कम जाना, तो यही हाइपोवोलेमिया होता है। हाइपरवोलेमिया का मतलब होता है कि शरीर में ज़रूरत से ज़्यादा तरल पदार्थ का इकट्ठा हो जाना, यानी तरल पदार्थ मौजूद होना। समझ गए? चलिए देखिए, शरीर में रक्त में आवश्यक द्रव की मात्रा कम होना हाइपोवोलेमिया कहलाता है। समझ गए ना? शरीर में जो रक्त है उसमें द्रव की मात्रा काफ़ी कम होने को ही हाइपोवोलेमिया कहते हैं। समझ गए? हाइपरवोलेमिया शरीर में रक्त में आवश्यक जो द्रव की मात्रा है ज़रूरत से अधिक होने की स्थिति को हाइपरवोलेमिया कहते हैं। समझ गए? हाइपर है मतलब बढ़ गया है, जो शरीर में के रक्त में जो द्रव की मात्रा है बढ़ गया है। समझ गए ना? तीव्र व कमजोर नाड़ी, शुष्क त्वचा, निर्जलीकरण इसके लक्षण हैं। जिसके शरीर में द्रव की मात्रा कमता है, तरल की मात्रा, उसका शरीर में कमजोर नाड़ी दर हो जाता है, त्वचा उसका ड्राइनेस होने लगता है और शरीर में डिहाइड्रेशन, निर्जलीकरण होने लगता है। ठीक है? जिसमें ज़्यादा अगर द्रव होता है यानी हाइपरवोलेमिया में, तो उसमें वजन बढ़ेगा, रक्तचाप बढ़ेगा, सांस लेने में परेशानी होगा और सूजन हो जाएगा शरीर में। समझ गए? ये लक्षण है इसका। मुख मार्ग द्वारा तरल व द्रव पदार्थ की मात्रा बढ़ाया जा सकता है। मुख मार्ग के द्वारा अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो ले सकता है मुख के द्वारा, तो उसे मुंह के द्वारा, उर्ली मार्ग के द्वारा बढ़ाया जा सकता है तरल पदार्थ को। तरल व द्रव पदार्थ की मात्रा सीमित की जाती है। नमक व सोडियम लेना भी प्रतिबंध किया जाता है। जैसे जिस पेशेंट के शरीर में द्रव तरल की मात्रा बढ़ जाए तो उसको जो है द्रव और तरल की मात्रा सीमित की जाती है और सोडियम और नमक भी लेने पर प्रतिबंध किया जाता है। ठीक है? आवश्यकता अनुसार आईवी मार्ग द्वारा द्रव और इलेक्ट्रोलाइट दिए जाते हैं। अगर हाइपोवोलेमिया के कंडीशन में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, शरीर में तरल नहीं है, तो उसे फिर जो है आईवी मार्ग के द्वारा द्रव और इलेक्ट्रोलाइट दिया जाता है। समझ गए? यहाँ पे देखिएगा, मूत्र उत्सर्जन द्वारा प्रोत्साहित करने वाली औषधियाँ दी जाती है जिससे शरीर से उसके तरल पदार्थ ज़्यादा से ज़्यादा निकल सके मूत्र के द्वारा। तो यही हाइपोवोलेमिया और हाइपरवोलेमिया क्या क्या हो सकता है दोनों में देख लिए। चलिए अब यहाँ पे आप लोग देखिएगा, बहुत शानदार है। अपच एवं निगलने में कष्ट यानी डिस्फेजिया और एक है डिस्फेजिया। समझ गए ना? एक है डिस्पेप्सिया मतलब अपच और एक है आपका डिस्फेजिया। चलिए देखते हैं, ये है अपच और ये है निगलने में कष्ट, यानी एक है डिस्पेप्सिया और एक है आपका डिस्फेजिया। दोनों में अंतर देख लीजिए क्या होता है। यह एक रासायनिक पाचन संबंधी गड़बड़ी है। इंडाइजेशन या डिस्पेप्सिया जो होता है यह रासायनिक पाचन संबंधी गड़बड़ी है, मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है। निगलने में कष्ट जो होता है यह पेशी व तंत्रिका संबंधी विकार है जिससे व्यक्ति को निगलने में प्रॉब्लम होता है। समझ गए ना? चलिए, इसमें पेप्सिन नामक गैस्ट्रिक जूस की एंजाइम की कमी हो जाती है। इसमें जो होता है यह गैस्ट्रिक एंजाइम जो जूस होता है पेप्सिन, उसका कमी होने से पाचन की क्रिया नहीं हो पाती है, जबकि यहाँ पे भोजन निगलने में ही कठिनाई होने लगता है। ठीक है? इसमें अमाशयिक रस्ट प्रोटीन का पाचन नहीं हो पाता है क्योंकि यहाँ पे जो पेप्सिन होता है, जो एंजाइम है, वही नहीं सही से स्रावित होता है, तो व्यक्ति में अपच होता है। लेकिन निगलने में कठिनाई जो होता है कि व्यक्ति कुछ भी निगल नहीं पाता है और उसको निगलने में जो है प्रॉब्लम करता है, उसका पेशी और तंत्रिका संबंधी प्रॉब्लम होने के कारण। समझ गए? तो ये दोनों आपका डिस्पेप्सिया और डिस्फेजिया है, ये ज़्यादा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। समझ गए? चलिए अब नेक्स्ट यहाँ पे आप सभी के सामने है, एक है बेनाइन ट्यूमर और एक है मेलिग्नेंट ट्यूमर। दोनों ट्यूमर के बारे में हम कैंसर वाला में पढ़ाए हैं कि जो बेनाइन ट्यूमर होता है इसमें मेटास्टेसिस जो होता है वह अनुपस्थित होता है। बेनाइन ट्यूमर जो है ये कोशिका विभाजन और वृद्धि जो है धीरे धीरे होता है और ये जो है कैप्सुलेटेड होता है, यह कम गंभीर और यह उपचार इसमें सफल होता है। समझ गए ना? ये कैंसर का दोनों कोशिका है, समझ गए, सेल है। जो बेनाइन ट्यूमर होता है, जो देख लिए मेलिग्नेंट जो ट्यूमर होता है, यह मेलिग्नेंट जो ट्यूमर होता है इसमें मेटास्टेसिस उपस्थित होता है, इसमें उपस्थित नहीं था, जबकि यहाँ पे मेटास्टेसिस उपस्थित होता है। मेटास्टेसिस का मतलब है कि यह एक से अनेक अंगों तक फैलने वाला ट्यूमर होता है। समझ गए? जो कि नॉर्मली लंग्स, किडनी, लीवर कहीं भी ये फैल सकता है मेलिग्नेंट वाला। समझ गए? इसका फैलाव दर अधिक होता है। यह जो है ट्यूमर खतरनाक गंभीर होता है। यह जो है नॉन कैप्सुलेटेड होता है जबकि यह कैप्सुलेटेड होता है। समझ गए? और इसकी जो सफलता दर है उपचार का वह बहुत ही कम है। तो दोनों समझ गए, बेनाइन और मेलिग्नेंट। ओके, चलिए मोतियाबिंद और ग्लूकोमा में क्या अंतर होता है? एक है आपका कैटरैक्ट और एक है आपका ग्लूकोमा। ठीक है? देखिए, ग्लूकोमा जो होता है, जो ऑप्टिक नर्व जो होता है, व्यक्ति को जो देखने का सिग्नल ब्रेन में पहुंचाता है जिससे आभास होता है कि हम फलाने फलाने चीज़ को देखते हैं, पहचान पाते हैं, तो ये जो होता है ये आपका ग्लूकोमा होता है जब आँख में IOP इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ता है। अब ये बढ़ता कब है? जब आँख में तरल पदार्थ का मात्रा जो है बढ़ता है तो यह IOP भी बढ़ जाता है और ये बढ़ने से
से आँखों के चारों साइड दबाव डालता है और फिर जो ऑप्टिक नर्व है ये नष्ट हो जाती है, जिससे व्यक्ति में अंधापन हो सकता है। ये आपका ग्लूकोमा होता है, समझ गए ना। जबकि मोतियाबिंद क्या होता है देख लीजिए। मोतियाबिंद जो होता है इसमें नेत्र लेंस अथवा इसके कैप्सूल या दोनों आंशिक या पूर्णतः अपारदर्शी होना मोतियाबिंद कहलाता है, जिससे दृष्टि बाधी हो जाती है तथा यह अंधेपन का प्रमुख कारण है। समझ गए ना। ग्लूकोमा में अंधापन हो सकता है ऐसा कहा गया है, बट मोतियाबिंद जब होता है तो इसमें अंधापन होना इसका बहुत बड़ा कारण मोतियाबिंद होता है, जिसमें जो लेंस होता है नेत्र का वो जो है तथा उसका जो कैप्सूल है, लेंस या जो कैप्सूल होता है दोनों आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से जो है अपारदर्शी हो जाता है, मतलब देखने में असमर्थ हो जाता है, जिसके कारण एक मोतियाबिंद जो है व्यक्ति में हो जाता है। समझ गए ना, जिससे व्यक्ति को अंधापन इसका प्रमुख कारण होता है। समझ गए चीज़ को। चलिए अब यहाँ पे देखिए राइनाइटिस है, क्या है, राइनाइटिस है और मेनिंजाइटिस है, दोनों के बारे में देखिए। राइनाइटिस है और मेनिंजाइटिस है, दोनों के बारे में देखिए। नाक की म्यूकस मेम्ब्रेन में वायरस या बैक्टीरिया द्वारा हुए दीर्घ व तीव्र इन्फ्लामेशन को राइनाइटिस कहते हैं। नाक से पानी आना इसका प्रमुख लक्षण है, इसे नाक बहना भी कहते हैं। ठीक है ना। देखिए राइनाइटिस जो होता है इसको जो है म्यूकस मेम्ब्रेन जो झिल्ली होता है नाक में, वो क्या होता है कि वो वायरस या बैक्टीरिया के कारण जो है यह लंबे या दीर्घ समय से या तीव्र तरीके से इन्फ्लामेशन हो जाता है। समझ गए ना। और उसी के जो है हम लोग राइनाइटिस कहते हैं। इसका प्रमुख लक्षण नाक से जो है पानी आना और नाक बहना इसका प्रमुख लक्षण है। ठीक है, इसे नाक बहना भी कहते हैं। मेनिंजाइटिस जो होता है यह कान का एक संक्रमण है, जिसमें टेम्पोनिक मेम्ब्रेन का जो पुटिका है वह जो है टिम्पनिक मेम्ब्रेन पर एक पुटिका जो है विकसित हो जाती है, जिससे तीव्र दर्द होता है। इसका संक्रमण का मुख्य कारण स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया बैक्टीरियाई है। समझ गए ना। देखिए मेनिंजाइटिस यह क्या है, एक कान का संक्रमण है जिसमें जो टेम्पोनिक मेम्ब्रेन है उस पर एक पुटिका, समझ गए ना, एक पुटिका विकसित हो जाता है जिससे तीव्र दर्द होता है, एक्यूट पेन होता है। इस संक्रमण का मुख्य कारण स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई बैक्टीरिया है। तो राइनाइटिस और मेनिंजाइटिस के बारे में समझ गए। चलिए यहाँ पे अब हम नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट है टिनिटस और साइनोसाइटिस में क्या अंतर है। ठीक है, यह कान का रोग का एक प्रकार है जिसमें रोगी अपने कानों में घंटियाँ बजने का आवाज़ों को महसूस करता है। टिनिटस जो होता है उसमें कान का एक रोग है जिसमें व्यक्ति जो होता है रोगी अपने कानों में घंटी के समान आवाज़ बनने को महसूस करता है। ठीक है। साइनोसाइटिस क्या होता है, तो यह नाक का जो साइनस होता है ना, उस नाक के अंदर जो साइनस सेज है उसमें संक्रमण और प्रदाह जो है नासा गुहिका साइनोसाइटिस कहलाता है। यह दो प्रकार का होता है, एक तीव्र होता है, एक दीर्घ होता है। यानी साइनस से ही साइनोसाइटिस बना है, तो जो नाक के अंदर जो स्थित साइनस है ना उसमें संक्रमण और प्रदाह होना ही साइनोसाइटिस कहलाता है। यह दो प्रकार के होता है, एक तीव्र होता है, एक दीर्घ होता है। यानी यह कान का प्रॉब्लम था और साइनोसाइटिस नाक का प्रॉब्लम है, ये अंतर है। समझ गए। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देख लीजिए अस्थिभंग और मोच में क्या अंतर है। तो अस्थिभंग जो होता है यह कंप्लीट जो है फ्रैक्चर होता है, मोच जो है कंप्लीट फ्रैक्चर नहीं होता है। इसमें जो है मरोड़ आ जाता है या खिंचाव आ जाने के कारण व्यक्ति जो है क्या होता है, गति भंग हो जाता है। ठीक है। लेकिन अस्थिभंग जो होता है यह कंप्लीट रूप से अस्थि का टूटना होता है या उसमें दरार पड़ना अस्थिभंग कहलाता है। समझ गए। इसके होने से कुछ ऐसे कंडीशन होते हैं जहाँ पे कंप्लीट फ्रैक्चर होने से व्यक्ति का नस दबना या स्पाइनल कॉर्ड के नर्व दबना या फिर धमनियों दबना व्यक्ति को मृत्यु हो सकता है, बच मोच से व्यक्ति का मृत्यु नहीं होता है। ठीक है ना। तो ये दोनों का अंतर है। तीसरा यहाँ पे जो अंतर देखिएगा स्किन ट्रैक्शन है और स्केलेटन ट्रैक्शन है। स्किन ट्रैक्शन जो होता है यह टूटी हुई हड्डियों के उपचार के लिए पट्टियों, खपचियों और कनवास आदि को अस्थिभंग स्थान पर त्वचा के ऊपर बांधा जाता है। वजन बांधकर पुली से सही दिशा में खींचा जाता है। यह अस्थिभंग की अस्थायी इलाज है। ठीक है ना। स्किन ट्रैक्शन जो होता है इसमें जो होता है स्किन के ऊपर, त्वचा के ऊपर जो हड्डी टूटी हुई होती है उसके त्वचा के ऊपर जो है पट्टी, खपची और कनवास आदि के सहारे त्वचा के ऊपर जो है अस्थिबंध के ऊपर बांधा जाता है और एक वजन के द्वारा पुल्ली से एक सही दिशा में खींचा जाता है और अस्थिभंग का यह अस्थायी इलाज होता है स्किन ट्रैक्शन। ठीक है। स्केलेटन ट्रैक्शन जो होता है यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पिन, तार या फिर रड का उपयोग जो है हड्डियों को जोड़ने के लिए किया जाता है। यहाँ पे वजन, पुल्ली और रस्सी के द्वारा जो है अस्थि को उचित स्थिति में लाकर इसका उपयोग किया जाता है स्केलेटन ट्रैक्शन का। समझ गए ना।
चलिए लास्ट वाला यहाँ पे है, बहुत शानदार है। एक है कार्डियोजेनिक शॉक और एक है हाइपोवॉल्मिक शॉक, ठीक है ना। देखिए हृदय घात जनित, हृदय के बीमारी, चोट या फिर मायोकार्डियल इन्फारक्शन के कारण शरीर को रक्त प्रवाह की कमी होने से उत्पन्न होने वाले शॉक कार्डियोजेनिक शॉक कहलाता है। मतलब आपका जब हृदय किसी भी कारण से, चाहे वो चोट से या हृदय की बीमारी से या फिर कोई भी कारण से हृदय अगर आपका ब्लड शरीर को पहुँचाने में, पंप करने में असमर्थ हो जाता है, तो उस कंडीशन में जो शरीर शॉक लगता है वह कार्डियोजेनिक शॉक होता है। हाइपोवॉल्मिक शॉक का मतलब होता है कि शरीर में अत्यधिक मात्रा में तरल या फिर रक्तस्राव कम हो जाने से जो शॉक लगता है वह जो है आपका क्या होता है, हाइपोवॉल्मिक शॉक होता है। समझ गए ना। तो यह जो है आपका MSN 1 और MSN 2 दोनों में जितना महत्वपूर्ण आपका यहाँ पे डिफरेंस था सब हम बता दिए। आप लोग इसको पढ़िए, समझिए। वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया इसके लिए सॉरी। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।